सरहद पर बहुत तनाव है क्या? जरा मालूम करो, कहीं चुनाव है क्या? तो हिंदुस्तान में देखिए बिहार का चुनाव आ रहा है कि उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि आप कह रहे हैं कि कितना तबाह हो जाए, ये तबाह हो जाए। अरे वो उनको इस सब की परवाह नहीं है। वो सोचते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, बस, और कुछ नहीं है। हम दोनों के दुश्मन हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो हम लोग को लड़वा रहे हैं। इनके जो मालिक हैं, दे आर बिग बिजनेसमैन। तो सारे जो ये मीडिया हाउसेज हैं, इन सबको खरीद लिया बिग बिजनेस। अच्छा, बिग बिजनेस, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, वो गवर्नमेंट को खुश रखना चाहते हैं। मैं जब चीफ जस्टिस बना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो मैंने देखा, मेरे घर से मैं जब जा रहा था कोर्ट, हाई कोर्ट, तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा ये क्या है? बोले साहब आपकी सिक्योरिटी है। मैंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं, भगाओ इन लोगों को। जो रिटायर्ड जज की सैलरी होती हाफ द सैलरी ऑफ अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे करीब 1,38,000 करीब मिलता है, मगर उसमें से 30% चला जाता है इनकम टैक्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इंडिया के अंदर से एक बहुत ही जबरदस्त एक इंटेलिजेंट जो आवाज है, मोहतरम जनाब मार्कंडे काजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजू साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप काजू साहब, एक तो पाकिस्तान में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया के अंदर वाकईतन इस वक्त कोई गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कोई हल दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, तो वो आप दे रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। माई प्लेजर। मरखंडे काजू साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज ये खबर आई है, बाकायदा से अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भी लिखा गया है कि इंडिया कोई 10 नए मंसूबे बनाने वाला है, और ये इमरजेंसी बुनियादों पर बनाने वाला है। आप क्या समझते हैं, बीइंग अ जस्टिस और इन सारे मामलात को जानते हुए, कि क्या ये एक और दफा वॉर का या जंग का रास्ता मोदी सरकार नहीं खोल रही? देखिए, अब ये क्या मोदी जी की मंशा है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान भी गरीब मुल्क है, पाकिस्तान भी गरीब मुल्क है। दो गरीब लोगों को तो एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के, जो हमारा जो कॉमन एनिमी है, यानी गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, इस सब से लड़ना चाहिए। और ये तो जो हम दोनों के दुश्मन हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो हम लोग को लड़वा रहे हैं। कोई मदारी जैसे बंदरों को लड़वाता है, तो हम भी बंदर हैं, आप भी बंदर हैं, हम लोग को लड़वा रहे हैं। हम लोग को तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा एक ही हम लोग की मसाइल हैं, वो है गुर्बत, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई। तो लिहाजा बड़ी भारी बेवकूफी होगी अगर हम लोग लड़ेंगे। हम लोग लड़ेंगे तो हमारा तो कोई फायदा नहीं है, जो, मगर जो मदारी हम लोग को लड़वा रहा है उसका फायदा है। सर, उसके और हथियार बिकेंगे, उसी का फायदा है। काजू साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया जो काम कर रहा है, वहां के जो पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो एक जिंगोइज्म, वॉर मोंगरिंग वहां पर हो रही है। मैं खुद चूंकि इंडिया को फॉलो करता हूं सर, ये एक अजीब चेहरा इंडिया का निकल कर सामने है वहां की पढ़ी लिखी क्लास का, कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है। देखिए, तो फिर जो जो ये करवा रहे हैं, ये जिंगोइज्म करवा रहे हैं, वो भी एक ऑब्जेक्टिवली वो भी फॉरेन एजेंट्स हो गए। जो भी चाहता है कि हिंदू भारत तो पाकिस्तान में जंग हो, वो एजेंट है। वो मदारी जो बैठा हुआ है वॉशिंगटन या लंदन या कहाँ बैठा है, जो लड़वा रहा है, उनके ऑब्जेक्टिवली वो एजेंट्स हैं। कहने को तो पढ़े लिखे हैं या मीडिया है, मगर जो भी ये सब उकसा उकसा रहा है हम लोग की लड़ जाए हम लोग, वो ऑब्जेक्टिवली इज एन एजेंट ऑफ फॉरेन पावर्स। और निहायत बेवकूफी होगी हम लोग लड़। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। एक तो जंग बड़ी महंगी चीज होती है, बहुत खर्चा लगता है। एक एक मिसाइल में लाखों रुपए के आते हैं। और आप ना, आप भी गरीब मुल्क है, हम भी गरीब मुल्क हैं। अगर हम लड़ेंगे 10 दिन में, आपकी भी इकॉनमी बैठ जाएगी, हमारी भी बैठ जाएगी। हम लोग 10 दिन से ज्यादा जंग लड़ ही नहीं सकते। एक तो हमारे हथियार सब फॉरेन इंपोर्टेड हैं। हम लोग अपने हथियार बनाते नहीं है, फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं। 10 दिन में सब खत्म हो जाएंगे, सारे मिसाइल ये सब खत्म। तो फिर और फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा, और उनसे हाथ जोड़ के कहना होगा हमको और दे दीजिए हथियार, तो वो आपको बेचेंगे। तो बहुत वेरी एक्सपेंसिव।
दूसरी चीज, वॉर्स हैव वेरी अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। यानी कि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, मगर खत्म कैसे होगी कोई नहीं कह सकता। नेपोलियन और हिटलर दोनों ने रशा पे हमला कर दिया, ये समझ के कि बड़ी जल्दी फतेह हो जाएगी, मगर हुआ ठीक उल्टा। लड़ाई लंबी चली और फिर ये दोनों खत्म हो गए, नेपोलियन भी हिटलर भी। और तीसरी चीज, दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो लिहाजा लड़ाई करना निहायत बेवकूफी की चीज। सर, जो नरेंद्र मोदी है, जिस जिस तरह की उसकी शख्सियत है, जिस तरह का बिहेवियर है, अभी मैं देख रहा हूँ वो अमन की बात करते हुए पूरे इंडिया के अंदर दौरे कर रहे हैं और गुफ्तगू और बातचीत, और फिर एक डेलीगेशन भी वो शशि थरूर वगैरह वो सारे मुल्क से बाहर भेज दिए हैं। अब बीइंग अ जस्टिस और विटनेस इंडियन तारीख के, आप क्या समझते हैं कि मोदी क्या लेगेसी छोड़कर जाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं एक उर्दू के शेर से दूंगा। एक शायर थे हिंदुस्तान के, उनका नाम था राहत इंदौरी। जी। उनका अभी कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। बड़ा मशहूर उनका शेर है, अ, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कहीं चुनाव है क्या। नोट कर लीजिए। हाँ जी। सरहदों पर सरहद पर बहुत तनाव है क्या, जरा मालूम करो कहीं चुनाव है क्या। तो हिंदुस्तान में देखिए बिहार का चुनाव आ रहा है। और हिंदुस्तान, देखिए इंडिया के बारे में एक चीज समझ लीजिए, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या चुनाव की तैयारी होती रहती है ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर। तो यानी वी आर परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड। ये यानी इलेक्शन का माहौल हमेशा बना रहता है हिंदुस्तान में, या चुनाव हो रहा है या तैयारी हो रही। और चुनाव, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स चलती है कास्ट और रिलीजन पे। तो लिहाजा जो कास्ट और रिलीजन ये भड़काए, उसको फायदा मिलता है। बस यही जवाब आपको दे दिया मैंने। ये फिर कब तक चलेगा? अब मोदी के पास सर मजीद 3-4 साल हैं, तो अगर ये 3-4 साल इसी तरह से चलता रहा, वो तो इस पूरे खित्ते को तबाही के दाने पर लेकर चला जाएगा। अरे ये लोग ये सब नहीं सोचते हैं। उनको वो सोचते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, बस, और कुछ नहीं है। कि आप कह रहे हैं कि कितना तबाह हो जाए, ये तबाह हो जाए, अरे वो उनको इस सब की परवाह नहीं है। ये जो हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सब पॉलिटिशियन का हिंदुस्तान में यही हाल है कि उनका वन पॉइंट प्रोग्राम है कैसे चुनाव, अगला चुनाव जीते। उनको हमदर्दी नहीं है अपने लोगों से, अवाम से। दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द पीपल, नो जेन्युइन डिजायर टू अपलिफ्ट द पीपल। उनका जाए अगला चुनाव हो, बस यही, ये पॉलिटिक्स है हमारी। काजू साहब, अब हम आपको अपना पेट क्या दिखाएं, जरा पाकिस्तान के हालात को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान में भी लोग उठाए जाते हैं, बड़े केसेस होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सर मैं देख रहा था अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रिंसिपल साहब को उठा दिया गया, बल्कि एक टीचर को उठा लिया गया। फिर एक कराची बेकरी थी, उसका नाम तब्दील करवा दिया गया वहां पर जाकर कुछ गुंडों ने। फिर अभी मैं देख रहा था वो मिठाई का नाम भी सर चेंज करवाया जा रहा है, तब्दील करवाया जा रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अरे मैंने आपको बताया ना पूरा, देखिए ये मदारी बैठे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में, अपने एजेंट्स, लोकल एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं। सर इतना इतना अब डीप रूटेड कैसे, बिल्कुल निचली सतह तक कैसे वो मदारी पहुंचा? अरे भाई, जो जो लोग हम लोग जज्बात, ये मजहबी जज्बात और कास्ट फीलिंग, रिलीजियस फीलिंग, ये सब ऑब्जेक्टिवली फॉरेन एजेंट्स हैं। ये काम कर रहे हैं वो जो फॉरेन मदारी बैठे हुए हैं वॉशिंगटन या लंदन में, जो हम लोग को लड़वाना चाहते हैं, उनके एजेंट्स हैं। अब समझिए ना, मैंने बार बार आपसे कहा, बस पूरा खेल ये है कि हिंदुस्तान, देखिए, पूरा खेल है कि इंडिया पाकिस्तान शुड नॉट यूनाइट एंड इमर्ज एज ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, जबकि पूरा पोटेंशियल है। अब मैं जाता हूँ अमेरिका अक्सर, और पाता हूँ, मुझे अक्सर वहाँ की यूनिवर्सिटीज में इनवाइट करते हैं कोई लेक्चर देने के लिए, तो मैं पाता हूँ कि भरे हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इंडियन एंड पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ साइंस, ऑफ टेक्नोलॉजी भरे हुए हैं। तो मतलब बहुत पोटेंशियल है हमको, हम लोग 15-20 साल में वी कैन बिकम लाइक चाइना। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इट कैन इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। मगर अगर ये हो जाए तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है, एक दूसरा चाइना बन जाए तो जो बचा कुचा इनके पास है वो भी कोलैप्स कर जाएगा।
दे विल नॉट बी एबल टू फेस द कंपटीशन। देखिए, आप पहली चीज समझिए, पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे, आप पॉलिटिक्स कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स ये है कि वेस्टर्न नेशंस आर डिटरमिन्ड दैट India should not emerge as a modern industrial giant like another China. क्योंकि because we have cheap labor and therefore we can sell goods at a much cheaper price. तो लिहाजा उनका महंगा माल कौन खरीदेगा? उनके पास बड़ा एक्सपेंसिव लेबर है। अब समझ रहे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, वरना बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये तो ये हो रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, इसी में रह जाएंगे आप। पूरा खेल ये है कि हम लोग आपस में लड़ते रहें। ये सन 47 में बंटवारा क्यों हुआ? इसीलिए कि हम लोग हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे। और ये 22 अप्रैल 2025 में जो पहलगाम में हिंदू सेलेक्टिवली मारे गए, वो भी वही गेम है कि हिंदुओं को मारेंगे तो हिंदू लोगों में नफरत पैदा होगी कि मुसलमान सब बदमाश लोग होते हैं, तो हम लोग को लड़वाओ हिंदू मुसलमानों। पूरा खेल ये देखिए, जिन्होंने पहलगाम में मारा था वो 26 हिंदू टूरिस्ट को, वो मार के तो भाग गए जंगलों में। अब वो कौन थे? इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे? उनको हथियार किसने दिए? उनका कोई मास्टरमाइंड कोई था कि नहीं, कुछ नहीं मालूम हमको। मगर ये वाकया होने के विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारी पूरी इंडियन मीडिया चिल्लाने लगी कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। मैं देख रहा था यहाँ दिल्ली में बैठ के टेलीविजन, सारे टेलीविजन चैनल यही पूरा ब्लेम। मैंने बल्कि एक टीवी उसमें एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए साहब, किसने किया इसके बारे में पहले कोई तहकीकात होनी चाहिए ना। आप पहले से आपने कह दिया कि पाकिस्तान ने किया। तो मैंने कहा मैं दो इसमें इंग्लिश लिटरेचर का बताता हूँ। एक तो है शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। क्या हुआ कि जब जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो रोमन्स बड़े नाराज थे और वो सड़कों पे निकले वो कातिलों को ढूंढने के लिए। तो एक कातिल का नाम था सिना, CINNA। मगर एक और आदमी था, उसका भी नाम सिना था, मगर वो सिना शायर था, पोएट। उसको पकड़ लिया भीड़ ने। अब वो चिल्लाने लगा कि साहब, आई एम नॉट सिन्हा द एसेसिन, मैं कातिल सिन्हा नहीं हूं, मैं तो शायर सिन्हा हूं। तो वो भीड़ ने कहा कि तो वो बुरी शायरी लिखता है, खराब शायरी लिखता है, इसलिए मार डाला, और पकड़ के मार डाला। कहने का मतलब जो मॉब मेंटेलिटी होती है वो जज्बाती होती है, वो अकल का इस्तेमाल नहीं करती। उसको किसी को मारना है तो हम किसको मारे? पाकिस्तानी को मारो बेस्ट है, अपना उसी की पिटाई करो। तो मैंने बिना किसी तहकीकात के, मैंने कहा भाई पहले तहकीकात तो करो कि किसने ये किया जो पहलगाम में अटैक हुआ, मारे गए। बिना तहकीकात किए आप लगे चिल्लाने। अच्छा, दूसरा जो इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल है, वो आपने पढ़ा होगा एलिस इन वंडरलैंड बचपन में शायद। उसमें एक क्वीन ऑफ हार्ट्स है, उनके सामने कोई लाया जाता है तो वो कहती है ऑफ विद हिज हेड, यानी सर काटो उसका। तो किसी ने कहा कि साहब सर काटने के पहले उसको सुनवाई का मौका तो दो, उसको मुकदमा तो चलाओ। बोले नहीं, वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो। यानी तहकीकात बाद में होगी, पहले पाकिस्तान को कहो वही कल्प्रिट है। सारा ब्लेम डाल दिया हमारा। चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि हाँ ये पाकिस्तान ने की बात। मैंने कहा भाई क्या प्रूफ है, वेयर इज द एविडेंस कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था? तो लिहाजा इमोशनल हैं लोग, अब क्या कहें। काजू साहब, यू मेक सेंस। आप जो बात कर रहे हैं, आप ठीक बात कर रहे हैं और हमें समझने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, शायद आप थोड़ा सा आप इरिटेट भी होंगे चूंकि शायद मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चीजें समझना चाह रहा हूं। सर, अब ये इतनी नफरत क्यों है इंडियन मीडिया में? ये 3-4 हजार न्यूज चैनल है वहां पर, इतनी नफरत, हालांकि ये पढ़े लिखे लोग हैं बाज़ाहिर। ये इतना ज्यादा नफरत का एलिमेंट क्यों पाया जा रहा है पाकिस्तान को लेकर? यानी हमने कभी भी सर इंडियन दहशतगर्दी को पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। मैं खुद आपको कहता हूं कि पहलगाम के ऊपर हमें दुख है, हम इसे कंडेम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से BLA को कवरेज दी जाती है, पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी का हमला होता है, जिस तरीके से उस बंदे को लाकर बिठाया जाता है, ये इतनी नफरत क्यों है? देखिए, अब सुनिए इसको। ये जितने टीवी चैनल वगैरह हैं, इनके जो मालिक हैं दे आर बिग बिजनेसमैन। जैसे हमारा
एनडीटीवी एक बड़ा मशहूर चैनल है इंडिया में, वो उसका मालिक, उसको खरीद लिया एक अडानी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और सीएनएन, आईबीएन को खरीद लिया अंबानी ने, वो भी बड़े भारी बिजनेसमैन। तो सारे जो ये मीडिया हाउसेज हैं, इन सब को खरीद लिया बिग बिजनेस। अच्छा, बिग बिजनेस, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं वो गवर्नमेंट को खुश रखना चाहते हैं। उसका वजह क्या है? एक तो उनको कई गवर्नमेंट से कंसेशन चाहिए, कई इनकम टैक्स रिबेट, ये वो। और दूसरी चीज की, अगर गवर्नमेंट नाराज हो जाए तो परेशान कर सकती है, इनकम टैक्स नोटिस, ये नोटिस। तो लिहाजा जो बिग बिजनेसमैन हैं वो बड़े शातिर होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को खुश रखें। तो लिहाजा जो 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 गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो उसको आगे बढ़ाएंगे। सीधी सी चीज है। इसमें समझने में आपको दिक्कत क्या हो रही भाई? ये जो जर्नलिज्म है, आपका जो पेशा है, माफ करिए, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब बिका हुआ है इंडिया में, तो सब जो 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 बिग बिजनेस ने खरीद दिया है। तो लिहाजा वो जैसा बिग बिजनेसमैन कहते हैं, वो जो आप लोग तो एम्प्लॉयज हैं, आपको करना होगा। तो लिहाजा यही आप मैंने जवाब दिया। काजू साहब, मैं आपसे एक जाती नौयत का सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप जवाब ना भी देना चाहें तो चलें, आपका इस्तेकाक है। सर, आप 3-4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। तो मैं जानना ये चाह रहा था कि सर, आपका प्रोटोकॉल, वो आगे पीछे गाड़ियां, वो गनमैन, वो जो पाकिस्तान में हम मुअज़्ज़िज़ जजेस के देखते हैं, सर जज गुजर जाए, घंटा सड़क ही नहीं खुलती, वो सब किधर हैं? वो किधर खड़े हैं आपके गनमैन, वो सिक्योरिटी गार्ड और वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां? देखिए, मैंने कभी सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं मांगी है। बल्कि क्या हुआ, मैं जब चीफ जस्टिस बना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो मैंने देखा, मेरे घर से मैं जब जा रहा था कोर्ट, हाई कोर्ट, तो मेरे सामने वो मोटरसाइकिल पुलिस वाला और पीछे जीप पुलिस वाले भरे हुए थे। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, ये क्या है? बोले, साहब आपकी सिक्योरिटी है। मैंने कहा, मुझे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं, भगाओ इन लोगों को। बोले, नहीं साहब, ये आप चीफ जस्टिस हो गए, आपको ये अंडर द रूल्स आपको रखनी पड़ेगी। तो हमने कहा, ठीक है भैया, मैं पाबंदी है मुझ पर, मुझे कोई सिक्योरिटी। मैं तो सड़क पे निकल जाता था एज हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज। मॉर्निंग वॉक की आदत है, 4-5 मील में अकेले, कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं। देखिए, कोई ऐसी डरने की बात नहीं। अगर आप गलत काम न करें तो कोई खतरा नहीं है। अब अगर आप रिश्वत जज होकर रिश्वत लेने लगे तो फिर नेचुरली आप पे अटैक आएगा। तो लिहाजा मुझे कभी सिक्योरिटी की मुझे ख्वाहिश नहीं रही। और बल्कि आपको बताऊं एक चीज, एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताएगा, आपके पास 1 मिनट टाइम। जी जी जी, प्लीज फरमाएं। मैं मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो मेन बेंच है वो तो चेन्नई में है, और मगर एक छोटी बेंच है, एक जगह है मदुरई, वहां। तो मैं चेन्नई से ट्रेन से गया मदुरई। तो मदुरई रेलवे स्टेशन पे तमाम ये ऑफिशियल पुलिस वाले आए थे, सैकड़ों। और वहाँ मदुरई रेलवे स्टेशन से मदुरई हाईकोर्ट बिल्डिंग करीब 10 मील का रास्ता है। तो मोटर कार से गए। तो मैंने क्या देखा, हर 100-200 गज पे पुलिस वाले, हाफ अ डजन 1 डजन खड़े थे, हर 100-200 गज मुझे सल्यूट करने के लिए। तो मैंने शाम को बुलाया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, अपने घर बुलाया। मैंने कहा, देखो ऐसा है, ये मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन से हाईकोर्ट बिल्डिंग 10 मील, हर 100-200 गज ने पोस्ट कर दिए, हाफ अ डजन या 1 डजन पुलिसमैन। मैंने कहा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पुलिस तो है, पुलिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक। पब्लिक को चोर डकैतों से बचाने के लिए पुलिस होती है। अब तुमने पुलिस को मदुरई के लोगों की प्रोटेक्शन से हटा के मुझे मेरे ड्यूटी पे लगा दी, मुझे सैल्यूट करने के लिए लगा दिया। यानी कि अब पब्लिक ऑफ मदुरई इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। तो अब चोरियां डकैतियां खूब बढ़ गई होंगी, क्योंकि चोरों को मालूम हो गया कि पुलिस है ही नहीं। तो मैंने कहा, ये नहीं करो, मुझे कोई, आई हैव नो ईगो प्रॉब्लम, ये क्यों तुम लगा दी, मत किया करो। दूसरा चीज, मैं आपको एग्जांपल दूं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ। तो साहब, कई हाई कोर्ट जजेस मेरे पास आए और बोले, साहब हमको दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग होती है, तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से कही हमको हाई कोर्ट जजेस को फ्रिस्क न करें। मैंने कहा, क्यों ना करें? यानी एवरीबॉडी इज इक्वल अंडर द लॉ। आप कोई प्रिविलेज क्लास है क्या? मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं अक्सर जाता हूँ एयरपोर्ट पे, मुझे फ्रिस्क करते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन, कोई इतराज नहीं है मुझे।
तो करें, अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ऐसा बेकार बातें हैं। राजू साहब, सर आपकी आपकी इनकम क्या है वैसे? मंथली इनकम अब आपको जो आते हैं हुकूमत की जानिब से, अब वो कितनी होती है? नहीं, मैं रिटायर्ड जज हूँ। रिटायर्ड जज की सैलरी होती हाफ द सैलरी ऑफ अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे करीब 1,38,000 करीब मिलता है, मगर उसमें से 30% चला जाता है इनकम टैक्स में। मगर इन एडिशन आई गेट 39,000 टू एंगेज सम सर्वेंट एंड सेक्रेटरी। तो ये बस यही है मेरी इनकम। राजू और राजू बट साहब, जी जी जी, जी सर कंप्लीट कर लें। मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, ये बड़ी भारी चीज है, बड़ी भारी फैसिलिटी है, क्योंकि अब ओल्ड एज में मेडिकल प्रॉब्लम बहुत होते हैं। अभी हाल में मुझे प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना पड़ा। ये सब कई बीमारियां होती राजू ओल्ड। साहब, बहरहाल प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू।